वंस अगेन वेलकम टू ऑल। तो हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर को। तो इससे पहले हम लोगों ने इवोल्यूशन में कुछ थ्योरी को देख रहे थे और उस थ्योरी में हम लोगों ने डार्विनिज्म थ्योरी को देखा था। तो थ्योरी ऑफ डार्विनिज्म को हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिनिश किया था। अब उससे हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था ह्यूगो डेविस। वो एक ट्री पे ना, इवनिंग प्राइमोज नाम का एक ट्री था, उस पे रिसर्च कर रहे थे, उस पे ना स्टडी कर रहे थे उसको। तो उन्होंने देखा कि अचानक ये पेड़ अभी ऐसा है, जैसे ही उसका अगला जनरेशन आया वो अलग स्पीसीज बन गया। स्पीसीज का मतलब सिंपल ये होता है कि वो आपस में इंटरमेट कर पाए, तभी जाकर के वो स्पीसीज कहलाएगा। अगर कोई दूसरा स्पीसीज, अब जैसे इंसान और कुत्ते का नहीं हो सकता है ना हाइब्रिडाइजेशन, वो नहीं हो सकता है, मेटिंग नहीं हो सकता है। तो स्पीसीज उसी को बोलते हैं जो आपस में ही मैटिंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। तो देखा गया ऐसा कि जो उसका अगला जनरेशन में जो ट्री आया, वो जिससे निकला उससे वो मैटिंग कर ही नहीं सकता, उन स्पीसीज से वो मैटिंग नहीं कर सकता। तो इनको बड़ा खटका ये बात। उन्होंने देखा कि डार्विन कह रहे थे कि ये सिंगल स्टेप में नहीं, काफी लॉन्ग टाइम में होता है, काफी लंबे टाइम में इवोल्यूशन होता है, स्लो होता है, ग्रेजुअली होता है, लार्ज होता है, डायरेक्शनलेस होता है। और ह्यूगो डेविस ने सीधे इसका उल्टा कर दिया। बोले नहीं, लार्ज नहीं होता है, स्मॉल होता है, ग्रेजुअली नहीं होता है, रैंडमली होता है, स्लो नहीं, अर्जेंट होता है। बिल्कुल इसका उल्टा कर दिया। अब यही बात को हम यहाँ पे लिखते हैं, हो जाएगा कौन सा, इसको बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्टेप में ही हो गया इसलिए इसको म्यूटेशन थ्योरी या फिर सिंगल स्टेप या फिर इसको साल्ट्रेशन इवोल्यूशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, म्यूटेशन, म्यूटेशन या सिंगल स्टेप या फिर साल्टेशन थ्योरी, साल्टेशन थ्योरी किसने दिया था, ह्यूगो डेविस ने दिया था। ह्यूगो डेविस, ये एक साइंटिस्ट हुए। इन्होंने सिंपल यहाँ पे ये याद रख लीजिए कि सीधे ये डार्विनिज्म का उल्टा है। डार्विन क्या बोले थे, इवोल्यूशन स्लो होता है, इन्होंने बोला नहीं, फास्ट होता है। ठीक है, यानी कि अर्जेंट होता है, अर्जेंट एक ही सिंगल स्टेप में हो जाता है, नेक्स्ट जनरेशन में हो जाता है, अर्जेंट होता है। और क्या होता है, स्मॉल में लार्ज होता है, सॉरी लार्ज उन्होंने बोला था, इन्होंने क्या बोला, सॉरी स्मॉल में लार्ज होता है। और क्या बोला इन्होंने, ये डायरेक्शन लेस होता है, कोई डायरेक्शन फॉलो नहीं होता है, ग्रेजुअली नहीं, रैंडमली होता है, रैंडमली होता है। ये था सीधे उसका उल्टा है, डार्विनिज्म का सीधे उल्टा है। अब काफी ज्यादा साइंटिस्टों के बीच में डिबेट होने लगा कि डार्विन सही है कि ह्यूगो डेविस सही है। काफी जाने रिजल्ट आने के बाद ये पता चला कि ये दोनों ही सही है। मतलब इवोल्यूशन सिंगल स्टेप में भी हो सकता है, यानी कि वो साल्ट्रेशन थ्योरी भी को तहत ही मानेगा, या फिर म्यूटेशन भी हो सकता है, और स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, रैंडमली भी हो सकता है, ग्रेजुअली भी हो सकता है। इस थ्योरी को बोला गया थ्योरी ऑफ मॉडर्न थ्योरी। इसको क्या बोलेंगे, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। पूरी दुनिया में यही माना जाता है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और इसको जो दिया था वो आरडी विनबर्ग जी ने इस थ्योरी को दिया था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इनके अकॉर्डिंग इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि एक रैंडम लार्ज पॉपुलेशन में मीटिंग अगर होता है, यानी कि इन्होंने बोला कि लार्ज रैंडमली लार्ज रैंडमली मीटिंग, इसमें पी या PYQ भी आया हुआ है, मीटिंग पॉपुलेशन। तो एक पॉपुलेशन है वो लार्ज है
रेंडमली मेटिंग उसमें हो रहा है, तो उसमें जो जीन पूल है, जीन पूल क्या होता है? जीन होते हैं ना, जिसमें दो पूल होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। बॉटनी में आप लोग जेनेटिक्स में थोड़ा सा समझिएगा। जीन पूल होता है, पूरा का पूरा जीन पूल जो होता है वो फिक्स होता है और कांस्टेंट होता है। क्या होता है इसमें? बेसिकली नथिंग फिक्स, जीन पूल फिक्स एंड कांस्टेंट। इफ तब तक, जब तक ये ना हो, तब तक कौन सा चीज ना हो, तब तक नो म्यूटेशन। इफ नो म्यूटेशन, ठीक है। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, और क्या दिया हुआ है? नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो जीन फ्लो, नो जीन फ्लो। और क्या दिया इन्होंने? और कहा इन्होंने कि जेनेटिक फ्लो का मतलब होता है कि माइग्रेशन जो होता है ना, बेसिकली मतलब कि इंडिया का लोग अगर मीटिंग कर लिया चाइना के लोगों के साथ, तो वो उसको बोला जाता है जीन फ्लो, यानी कि इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं बेसिकली। ये जीन इमिग्रेशन हुआ, जीन फ्लो का मतलब जीन इमिग्रेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। नो नेचुरल सिलेक्शन, इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन आता है। नेचुरल सिलेक्शन, और कौन सा है? एक जेनेटिक रिकॉम्बिनेंस। ये 5 चीजें, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी लार्ज रेंडमली मैटिंग पॉपुलेशन में कभी भी ये फिक्स, ये जीन पूल जो होगा वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तब तक जब तक कि ये चीजें ना हो, म्यूटेशन ना हो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी कि नो जीन फ्लो हो, यानी कि जेनेटिक इमाइग्रेशन हो, ना ही नो नेचुरल सिलेक्शन हो, और ना ही इसमें नो जेनेटिक कॉम्बिनेंट हो। अगर ये चीजें नहीं होती है तो कोई इवोल्यूशन होगा ही नहीं, बिल्कुल होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। इसलिए विनवर्ग इक्विलिब्रियम। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर इधर उधर हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन जो होगा फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि इन 5 में कोई चेंज ना हो। और ये जान के हैरान होगा कि ये ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नेचर सेलेक्ट करेगी ही करेगी। जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा ही होगा, मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट को भी हम लोग और डिटेल समझेंगे। जीन फ्लो होगा ही होगा, यानी कि जीन इमिग्रेशन होगा ही होगा, और कुछ ना हुआ तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होगा ही, क्योंकि जब गैमेट मिलकर के जाइगोट बनेगा तो फिर मियोसिस होगा, उसमें मियोसिस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट होगा ही होगा। मतलब ये 5 चीज रोक ही नहीं सकती है, इसलिए तो इवोल्यूशन आता है, इसलिए तो स्पीशीज बनते हैं। जब तक कि इवोल्यूशन नहीं आएगा तब तक स्पीशीज बनेगा नहीं। और अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो हमेशा हमेशा के लिए जो पॉपुलेशन होगा फिक्स्ड होगा, यानी कि जीन पूल हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, देयर इज नो इवोल्यूशन। और अगर इन 5 में से कोई एक चीज भी हुआ तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, यानी कि जो इनके जो साइंटिस्ट थे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इसको बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, ठीक है। ये चीजें होंगी, तो ये चीजें ध्यान रखेंगे इसको। तो ये 5 चीजों पे क्वेश्चन आता है कि कौन चीजें, सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को कौन डिफेक्ट करता है, कौन इफेक्ट करता है। ये 5 चीजों में से ऑप्शन आ जाएगा, कोई एक होगा या फिर 4-5 हो सकता है, उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं नो इवोल्यूशन will happen, this will happen until विनबर्ग, यानी पूरा नाम हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफेक्ट, ठीक है। ये बात है। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे समझते हैं कि वो कौन चीजें हैं। आखिर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसी जीन पूल में कितना डिफेक्ट हुआ है और कितना डिफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों साइंटिस्ट एक मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिशियन के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू इसका इन्होंने
खोजा था जवाब, इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो कितना इवोल्यूशन होगा उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उन्होंने बोला p प्लस q इज इक्वल्स टू 1। अगर p पता चल गया तो q ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, q पता चल गया तो p ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फिर p प्लस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq बराबर 1। ठीक है, अब आप बोलोगे क्या लिख रहे हैं, पूरा पूरा का पूरा मैथमेटिक्स डाला हुआ है इसमें, प्लस बी का होल स्क्वायर डाला हुआ है। तो पी का मतलब क्या होता है, जैसे होता है ना, पी का मतलब होता है, आप जेनेटिक में और अच्छे समझोगे, पी का मतलब होता है इसमें डोमिनेंट। ठीक है, पी इज इक्वल्स टू इसमें डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्यू मतलब होता है रिसेसिव अलील फ्रीक्वेंसी, और पी क्यू हो गया। क्यू स्क्वायर का मतलब होता है इसमें, क्यू स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर, पी समझ लिया हम लोगों ने, क्यू समझ लिया, पी स्क्वायर क्यू, इसका होता है नंबर ऑफ होमोजाइगस, नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल, और पी क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर भी होगा, तो नंबर ऑफ होमोजाइगस, ये हो जाएगा रिसेसिव क्यू का, ये हो जाएगा डोमिनेंट इंडिविजुअल्स। न्यूमेरिकल भी आता है, उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, आप सॉल्व करके देखेंगे समझ में आएगा, इस फॉर्मूले पे पूरा बन जाएगा ये वाले फॉर्मूले पे। ठीक है, और एक इसमें आ जाता है 2pq, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया, क्योंकि ये मैथमेटिशियन थे तो इस चीजों से इन्होंने सॉल्व कर दिया था। अब देखिए सिंपल है ना, इसको समझना कोई बड़ा चीज नहीं है, जैसे कि ये हो गया पी क्यू, ये हो जाता है ना पी क्यू, इस टाइप से जेनेटिक में हम लोग देखते हैं ना, उस टाइप से ये हो जाता है। ठीक है, वही आता है पूरा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq, वही सब चीजें। ठीक है, ओके, तो हम लोगों ने क्या समझ लिया अब, अच्छा जेनेटिक ड्रिफ्ट समझ लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या होता है, यानी कि जीन फ्लो या फिर जेनेटिक फ्लो। होता है क्या कि मान लीजिए कोई एक नदी किनारे एक पॉपुलेशन है, कोई भी बर्ड्स का हो, चाहे फिर कोई भी जानवर का हो, इंसान का हो। मान लीजिए इंसान का 100 लोगों का एक पॉपुलेशन है, उनमें से ये मान के चलिए कि 5 लोगों का, 100 में से 5 लोगों का आंख जो है ना वो नीला है। ठीक है, और एक और पॉपुलेशन मान लो आप कि उसमें 1000 पॉपुलेशन है, उनमें से लगभग 100 लोगों का आंख जो है ना वो नीला है। तो आप सोच के देखिए, अगर कोई नेचुरल क्लैमिटी आती है, यानी कि बाढ़ आया या फिर कोई हंटर आया, पूरा का पूरा गांव साफ कर दिया, पूरा का पूरा पॉपुलेशन साफ कर दिया, तो ज्यादा चांसेस किसमें है कि एक भी नीली आंखों वाला व्यक्ति ना बचे। ज्यादा चांसेस 100 लोगों के पॉपुलेशन में। क्यों? क्योंकि उसमें 2 ही से 3 लोग, 4 से 5 लोग ही ब्लू आंखें वाले। तो हो सकता है जब हंटिंग हो या फिर बाढ़ आए, एनी टाइप ऑफ नेचुरल क्लाइमेटी आए, तो उसमें से कोई भी ब्लू आंख वाला ना बचे। लेकिन चांसेस हाई ज्यादा किसमें है? 100 पॉपुलेशन में। लेकिन लो चांसेस किसमें होगा? 1000 वाले पॉपुलेशन में। उसमें क्योंकि 100 से 200 लोग ब्लू आंख वाले हैं, और हंटिंग भी होती भी है, नेचुरल क्लाइमेटी होता भी है, तो उसमें तो हो सकता है 10-15 लोग बच जाए जिनका आंख नीला हो, उनका रिप्रोडक्शन होगा, तो उनमें जो स्पीसीज आएगी वो
उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं आएगा। लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट किस में आएगा? स्मॉल वाले में आएगा। तो ये याद रखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में आता है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ओनली स्मॉल पॉपुलेशन ये हम लोगों ने समझ लिया कि आखिर क्यों इस स्मॉल पॉपुलेशन में ही जेनेटिक ड्रिफ्ट आता है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़े। अच्छा, इस एक फाउंडर इफेक्ट भी आप लोग समझिए। फाउंडर इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट मान लीजिए कि एक कॉलोनी है, यहाँ पे कुछ इंसेक्ट का, ठीक है, इनमें से कोई चेंजिंग आया, चेंज मीडियम हुआ, चेंज मीडियम आया, ठीक है। उनमें से क्या हुआ बेसिकली कि इसमें हंटिंग हो गया। मान लीजिए हंटिंग हो गया, या फिर कुछ भी आया, इसमें से ना जो है ना कुछ लोग चले गए, यहाँ आ गए, कुछ यही रह गए, कुछ ही प्रॉब्लम हुआ, यहाँ लोग चले आए। अब क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद इसमें से जो स्पीसीज निकलेगा, कुछ सालों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, जो स्पीसीज होगा ना वो इससे मैटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये वाला जो हुआ उसका फाउंडर हो गया, जो नए स्पीसीज आए हैं उसके फाउंडर हो गए, इसको फाउंडर इफेक्ट बोलते हैं। इसमें हम लोग लिख सकते हैं ये भी जो है ना सो स्मॉल पॉपुलेशन में ही पॉसिबल है। इन स्मॉल पॉपुलेशन, स्मॉल पॉपुलेशन में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो लार्ज है ना, अगर कुछ लोग चले भी गए तो सब के सब थोड़ी चले जाएंगे, कुछ तो इसमें से बचेंगे और उनसे जो स्पीसीज निकलेगा वो आपस में मैटिंग कर पाएंगे। तो फाउंडर इफेक्ट नहीं काम करेगा वहां। फाउंडर इफेक्ट और जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ काम करता है? सिर्फ स्मॉल पॉपुलेशन में। ठीक है, ओके। अब हम लोग समझते हैं नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब समझेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देखिए आप लोग देखते होंगे कि अपने आसपास में देखते होंगे या फिर पूरी दुनिया भर में आप देख लो, नेचर जो है ना हमेशा मीडियम चीजों को सिलेक्ट करती है। जैसे जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा अगर हुआ तो 2 से 2.5 किलो का उसका वेट होता है। आप कभी नहीं देखोगे कि कोई बच्चा 5-6 किलो का है। अगर है भी तो वो जिंदा नहीं रहेगा, या फिर उसकी जनसंख्या कम होगी। या फिर अगर बच्चा होगा तो आप देखोगे नहीं कि वो आधा किलो का है। या फिर आप अपने पॉपुलेशन देखोगे, बहुत सारे लोग मीडियम हाइट के मिलते हैं, ना कोई बहुत ज्यादा लंबा मिलता है बहुत कम मिलता है, ना कोई छोटा मिलता है, एवरेज हाइट लेता है। ना कोई ज्यादा मोटा होता है ज्यादा पॉपुलेशन में, अधिकतर देखोगे आप अपने पॉपुलेशन में, और ना ही ज्यादा आपको कोई पतला मिलेगा, न कोई ज्यादा बहुत काला मिलेगा, और ना ही कोई बहुत ज्यादा गोरा मिलेगा। मतलब हमेशा नेचर जो है सो सेलेक्ट करती है मीन को। इसका जो ग्राफ आएगा बेसिकली इस टाइप का ग्राफ, ये मान लीजिए ये हो गया मीन, ये हो गया एक्सट्रीम, और ये हो गया एक्सट्रीम। तो जो ग्राफ आएगा बेसिकली वो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये क्या होता है बेसिकली, ये नैरो है, सिंगल पिक है, एक ही पिक आएगा, सिंगल पिक, और लॉन्गर है। इसका जो ग्राफ बनेगा लॉन्गर बनेगा, सिंगल पिक बनेगा, नैरो बनेगा। ठीक है, इसमें हमेशा जो सिलेक्शन होता है वो हमेशा मीन वैल्यू को सिलेक्शन किया जाता है, हमेशा मीन वैल्यू को सिलेक्ट किया जाता है। नहीं आपको कोई ज्यादा मोटा मिलेगा, ना कोई ज्यादा पतला मिलेगा, एवरेज मिलेगा, ना कोई ज्यादा लंबा मिलेगा, ना कोई पतला, ना ज्यादा, ना गोरा, ना काला। हाइट देख लो, वेट देख लो, हमेशा नेचर जो है ना मीन वैल्यू को ही सिलेक्ट करती है। इसको बोला जाता है स्टेबलाइजिंग, इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग ठीक है, उसका स्टेबल होता है एक्सट्रीम वैल्यू को। इसमें क्या बेसिकली होता है, नेचर सेलेक्ट
नेचर सेलेक्ट ऑलवेज मीन वैल्यू, मीन कैरेक्टर, मीन कैरेक्टर, ठीक है। अब दूसरा टाइप का आते हैं। देखिए क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट की टोली किसी जंगल में गए। उस टाइम पे इंडस्ट्री नहीं आया हुआ था। ये बात है 1885 ईस्वी की, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या है, हम लोगों ने क्या देखा, बिफोर इंडस्ट्री होने से पहले लगभग 1850 ईस्वी में, उस समय पे क्या था ना कि नो लाइकन्स, तो लाइकन्स प्रेजेंट था। अगर इंडस्ट्री है नहीं तो जाहिर सी बात है पॉल्यूशन होगा नहीं, और जब पॉल्यूशन होगा नहीं तो लाइकेंस प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि लाइकेंस इंडिकेटर होता है पॉपुलेशन का, तो लाइकेंस उस समय थे, प्रेजेंट थे, लाइकेंस प्रेजेंट थे। तो जो पेड़ का जो ट्रंक होता है, यानी कि जो बैकग्राउंड होता है, पेड़ जो होते हैं ना बेसिकली, वो जो कलर होता है, जो बैकग्राउंड दे रहा है वो बेसिकली उसको बोलते हैं ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक व्हाइट था उस टाइम पे, ट्री ट्रंक व्हाइट। तो देखा गया बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन 1850 ईस्वी में साइंटिस्ट ने देखा कि दो कलर के मॉथ्स थे। मॉथ्स मान लीजिए कोई इंसेक्ट था, कोई इंसेक्ट मान लीजिए इंसेक्ट क्लास का है। मॉथ्स में क्या था, एक में मेलानिज्म ज्यादा था, यानी कि वो काला ज्यादा था, और एक में मेलानिज्म कम था, यानी कि गोरा ज्यादा था। क्योंकि उस समय इंडस्ट्री नहीं था, तो पॉल्यूशन नहीं था, तो ट्री ट्रंक यानी कि उसका जो बैकग्राउंड होगा वो एकदम व्हाइट था। तो उसमें देखा गया उस पेड़ पे जो व्हाइट मॉथ था ना, उसको जो हंटर होता है, प्रेडेटर होता है, कोई चिड़िया हो वो नहीं देख पाता था। लेकिन ब्लैक वाले तो एकदम हाईली कॉन्ट्रैक्ट वहां करेगा, वो काफी हाईलाइट हो जाएगा वो, तो फिर जाकर के कोई बर्ड जो है उसको खा जाता था। इससे क्या हुआ कि व्हाइट वालों की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि सिलेक्शन जो नेचर ने सिलेक्शन वो किया किसका, व्हाइट वालों का, क्योंकि नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म। ठीक है, तो हम उसमें क्या देखा गया, जो व्हाइट मॉथ थे, व्हाइट मॉथ वो ज्यादा बढ़ गए ब्लैक मॉथ से, ब्लैक मॉथ। तो इसमें किस टाइप का आ जाएगा, इसमें देखिए एक्सट्रीम और मीन। इसमें आप देखोगे कि ये मीन इस टाइप का ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा, डायरेक्शनल बनेगा, इसलिए इसको डायरेक्शनल बोलते हैं, डायरेक्शनल। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल मैंने बताया, एग्जांपल के तहत बताया, इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनालिज्म कहा जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलानिज्म कहा जाता है। इसमें अगर आप देखोगे तो स्ट्रीम को सेलेक्ट करता है नेचर, और मीन वैल्यू को रिजेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, व्हाइट मॉथ जो होगा ज्यादा बढ़ गया, तो इसमें एक्सट्रीम जो है सेलेक्ट हुआ, एक्सट्रीम इसको यही कर लेते हैं, एक्सट्रीम सेलेक्ट, ये डायरेक्शनल है। फिर बाद में देखा गया कि 1905 साइंटिस्ट की टोली ना 1920 ईस्वी में गए, मतलब आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। 1850 ईस्वी में जब साइंटिस्ट गया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि पॉल्यूशन ज्यादा था, इसलिए व्हाइट ट्रंक था उस टाइम पे। और 1920 ईस्वी में साइंटिस्ट की कुछ टोली जब जंगल में दोबारा गई, तो वो इंडस्ट्री 1920 का आ गया, काफी ज्यादा इंडस्ट्री हो चुका था इंग्लैंड में। जब इंडस्ट्री आ गई वहां पे, तो लाइकन्स भी नहीं थे, मतलब लाइकन्स प्रेजेंट नहीं होंगे, नो लाइकन्स। लाइकन्स भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है बैकग्राउंड देने में, ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड देने में। और इंडस्ट्री नहीं था तो पॉल्यूशन नहीं था, तो ट्री ट्रंक था वो ब्लैक हो गया। इस कंडीशन में व्हाइट वाला हाईली एक्सपोज हो गया, बर्ड्स आए और व्हाइट वाले को खाते चला गया, और ब्लैक वाले की जनसंख्या बढ़ गई। तो मतलब इसमें भी क्या हुआ, डायरेक्शन शिफ्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। पहले बिफोर इंडस्ट्री
व्हाइट मॉथ्स की जनसंख्या बढ़ गई थी और आफ्टर इंडस्ट्री ब्लैक मॉथ्स की जनसंख्या बढ़ गई। तो जो होगा इसमें जो होगा बेसिकली ये पिक होगा, देखिए डायरेक्शन शिफ्ट हो गया है, डायरेक्शन सीधे शिफ्ट हो गया, तो इसलिए इसको डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें क्या होता है, सेम बात है, डायरेक्शन शिफ्ट हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्शन शिफ्ट, डायरेक्शन में डायरेक्शन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, ये तो एग्जांपल नंबर 1 हो गया जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलानिज्म, इसको एग्जांपल नंबर 1 समझिए। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 क्या हुआ कि कुछ मान लीजिए कि पेस्टिसाइड थे, पेस्टिसाइड की कॉलोनी मान लीजिए यहाँ पर, उस टाइम पे डीडीटी का खोज नहीं हुआ था। जब साइंटिस्ट ने डीडीटी का खोज कर लिया तो इसमें डीडीटी डाला, डीडीटी डालने के बाद पता चलता है कुछ तो मर गए लेकिन कुछ जीवित रह गए। अभी थोड़ा सा शॉकिंग हो गया, भाई कुछ जिंदा क्यों रह गए? पता चला कि इनमें से पहले से ही कोई ऐसा रेसिस्टेंट था जो डीडीटी से नहीं मरने वाला था। पहले कभी म्यूटेशन हुआ होगा लेकिन हम लोगों को नहीं पता था, अचानक म्यूटेशन हुआ था। तो उस टाइप से अगर देखा जाए तो ह्यूगो डेविस भी सही थे, म्यूटेशन हुआ था इसलिए तो। अच्छा, ये बात हमको कब पता चला? तब जब पता चला जब हमने उसका यूज किया। मान लीजिए किसी कॉलेज में आपको पता नहीं है कि कोई डांस कॉम्पिटिशन हुआ या फिर कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन हुआ, अचानक उसमें से कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा गाने लगा या फिर कोई बहुत अच्छा डांस करने लगा। पहले से नहीं पता था ये इतना अच्छा गाता है या फिर इतना अच्छा डांस करता है, लेकिन वो कंपटीशन हुआ फिर पता चला कि हाँ इसमें ये क्वालिटी है। सेम बात यहाँ इम्प्लीमेंट होता है कि इसमें पहले से नहीं पता था कि इनमें कुछ ऐसा क्वालिटी है कि वो डीडीटी से बच सकते थे, लेकिन ये चीज उपयोग करने के बाद पता चला कि इनमें से कुछ बच सकते थे। ये मेन वेड हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, बोलते हैं एंथ्रो क्यों? क्योंकि मानव निर्मित, इंसान ने इसको बढ़ावा दिया है, इसलिए एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब तीसरा आ जाते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव। बेसिकली पहला हम लोगों ने समझा था स्टेबलाइजिंग के बारे में। इसमें मीन जो होता है वो सेलेक्ट होता है, यानी कि ये जो एक पीक होगा, सिंगल पीक होगा, इसमें लॉन्गर होगा, नैरो होगा इसका ग्राफ। वहीं पे डायरेक्शनल वाले में शिफ्ट, जो डायरेक्शन जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है, एक्सट्रीम वैल्यू हमेशा कंसीडर होता है। पहला इसका एग्जांपल हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन मेलानिज्म को देखा था, और दूसरा जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा वो इसी डायरेक्शनल वाले में एंथ्रोपोजेनिक इवोल्यूशन को देखा था, डीडीटी वाले में। अब हम लोग तीसरा समझते हैं डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव को अगर हम समझें, इसमें हालांकि एग्जांपल नहीं दिया हुआ है, लेकिन समझिए क्या हुआ कि समुद्र के किनारे कुछ मोलस्क होते हैं, मोलस्क समुद्र में ही होते हैं। तो उनका जो कवर था वो कुछ ब्लैक कलर के थे, कुछ व्हाइट कलर के थे और कुछ ब्राउन कलर के थे। जो ब्लैक कलर के थे वो जो समुद्र के आसपास जो चट्टाने होती है उसमें छिप जाते थे, और व्हाइट कलर जो वाला था वो समुद्र की रेत में छिप जाता था। और इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो मीन, यानी कि जो मीन वाला है, यानी कि ज्यादा काला वाला बच भी गया, ज्यादा जो व्हाइट वाला था वही बच गया, जो मीन ब्राउन कलर का था वो मारा गया। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों तरफ से इस टाइप का अगर देखोगे तो ये जो आएगा वो इस टाइप का आएगा। इसमें एक्सट्रीम हमेशा कंसीडर होता है, ये एक्सट्रीम, मीडियम और एक्सट्रीम। हमेशा नेचर जो सिलेक्ट कर रही है इस कंडीशन में एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर रही है, इसलिए इसको डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। ठीक है, इसमें पहले वाले में क्या हुआ था कि सिंगल पिक था, दूसरे वाले में डायरेक्शन शिफ्ट हो गया था, और तीसरे वाले में एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट किया था नेचर ने। ये हो जाएगा, तीन टाइप के हो जाएंगे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिस्ट्रक्टिव। तीन टाइप के नेचुरल सिलेक्शन को हम लोगों ने समझ लिया। अब जो हम लोगों को बेसिकली समझना है वो समझना है एविडेंस के बारे में। हम लोगों ने थ्योरी समझ लिया, हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या समझ लिया, अगर इन शॉर्ट समझे, हम लोगों ने देख लिया और बिग बैंग थ्योरी, यानी कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ अर्थ, लाइफ कैसे बना, कैसे कैसे इवोल्यूशन आया, पहला जीवन पानी में बना। फिर हम लोगों ने कुछ थ्योरी पढ़ी इससे रिलेटेड कि आखिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट देखिए, एसाल मिलर का एक्सपेरिमेंट, चाहे वो सोनिक पास्टर जी का हो, इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा। फिर
थ्योरी देखने के बाद अब हम लोगों के पास क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास कुछ ऐसा एविडेंस है जो इस बात को प्रूफ करे। यस, वी हैव एविडेंस। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में समझेंगे, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड बाय।